यूपी में एमएलसी चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश में 6 शिक्षक और 5 स्नातक कोटे की एमएलसी सीटों के लिए सपा, बीजेपी, कांग्रेस और शिक्षक संघ के अलावा निर्दलीय समेत 199 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए एमएलसी चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उच्च सदन में वो बहुमत के आंकड़े से दूर है। आपको बता दें, प्रदेश में 11 शिक्षक स्नातक कोटे के विधान परिषद सदस्यों का कार्यकाल 6 मई 2020 को पूरा हो गया। कोरोना संक्रमण के चलते इन 11 सीटों पर चुनाव निर्धारित समय पर नहीं हो सके। अब इन सीटों पर चुनाव का ऐलान हुआ है। ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी की विधान परिषद में अपनी सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए शिक्षक एवं स्नातक क्षेत्र की सीटों पर नजर दें। बीजेपी पहली बार शिक्षक कोटे की एमएलसी के लिए चुनाव में उतरी है। वहीं कांग्रेस और सपा भी विधान परिषद चुनाव के जरिए अपनी सियासी ताकत को आजमाना चाहती है। आपको बता दें, विधानसभा में 2/3 से ज्यादा बहुमत वाली योगी आदित्यनाथ की बीजेपी सरकार विधान परिषद में अल्पमत में है। यूपी के कुल 100 विधान परिषद सीटें हैं। इनमें से बीजेपी के पास महज 21 सदस्य हैं, जबकि सपा के पास 55 सदस्य हैं और बसपा के पास 8 विधान परिषद सदस्य हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पास 2 सदस्य हैं, जिसमें से एक सदस्य दिनेश प्रताप ने बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके अलावा 5 सदस्य स्नातकों के द्वारा चुने जाते हैं और 6 सदस्य शिक्षक संघ के द्वारा चुनकर आते हैं, जिन पर आज चुनाव के लिए मतदान हुआ है। उत्तर प्रदेश में आज एमएलसी चुनाव के लिए जिस तरह से मतदान हुआ, उससे एक बात तो साफ है कि 3 दिसंबर को इन सभी प्रत्याशियों का भविष्य तय है और कहीं ना कहीं से इसमें पार्टी की साख का भी सवाल रहता है, क्योंकि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ग्राउंड लेवल पर नजर आई है, वहीं तमाम अन्य पार्टियां ट्विटर पर नजर आई। अब देखना ये होगा कि जनता ने ग्राउंड लेवल के प्रत्याशी को पसंद किया है या फिर ट्विटर वाले प्रत्याशी को। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अमीश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश में हो रहे किसान आंदोलन और आगामी पंचायत चुनाव को लेकर लगातार सतर्क है। इंडो नेपाल बॉर्डर की बात की जाए तो तराई वाले जिलों में पुलिस चेकिंग अभियान चलाए हुए है और बॉर्डर पर हर रास्ते पर नाकेबंदी की जा रही है और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यूपी पुलिस का दावा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा पर लगातार चौकसी और निगरानी की जा रही है। पुलिस का दावा ये भी है कि कोई खास इनपुट नहीं है, लेकिन यूपी पुलिस लगातार सतर्क बनी हुई है। इसी को देखते हुए जहां उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने हैं और किसान आंदोलन चल रहा है, पुलिस अपनी खास नज़र बनाए हुए है। हालांकि उत्तर प्रदेश पुलिस का दावा है कि किसी भी आतंकी संगठन या सदस्यों के उत्तर प्रदेश में घुसने का कोई बड़ा इनपुट नहीं है, लेकिन पीएफआई की गतिविधियों को देखते हुए बॉर्डर पर अलर्ट हमेशा बना रहता है। कैमरामैन अमीश के साथ नरेंद्र यादव, R9 टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रदेश के कई क्षेत्रों का दौरा करके आज प्रभारी बनने के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे। राधा मोहन सिंह को प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र सिंह देव सिंह ने रिसीव किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय लाए। कल राधा मोहन सिंह उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन की एक बैठक को संबोधित करेंगे। इस बैठक की अध्यक्षता राधा मोहन सिंह करेंगे और यूपी की सियासत को भांपने की कोशिश करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी राधा मोहन सिंह लखनऊ दौरे पर पहुंचे। राधा मोहन सिंह का प्रभारी बनने के बाद लखनऊ में ये पहला दौरा था और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने उनकी अगवानी की, उनको रिसीव करके भारतीय जनता पार्टी कार्यालय लाए और उसके बाद में बीजेपी के संगठन से जुड़े हुए तमाम लोगों के साथ में राधा मोहन सिंह ने चर्चा की। इस दौरान राधा मोहन सिंह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के दावे खोखले हैं, भारतीय जनता पार्टी खोखले दावे नहीं करती है। वहीं एमएलसी चुनाव में राधा मोहन सिंह बोले कि भाजपा की एक तरफा जीत होगी और भाजपा के पक्ष में मतदान हो रहा है। राधा मोहन सिंह ने उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की खाक छानी और वहां पर बैठक की। उसके बाद वो आज लखनऊ पहुंचे हैं। पिछले कई दिनों से वो लगातार जिलों के दौरे कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे। आज राधा मोहन सिंह लखनऊ पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हुए उन्होंने एमएलसी चुनाव हर हाल में जीतने के निर्देश दिए और संगठन की रणनीति पर चर्चा की। यही नहीं, कल राधा मोहन सिंह 2 दिसंबर को एक पार्टी मुख्यालय में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करेंगे और संगठन के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। आज लखनऊ दौरे में राधा मोहन सिंह ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीजेपी के राधा मोहन सिंह ने
विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ दावे नहीं करती है, उनको पूरा करती है, जबकि विपक्ष के दावे खोखले हैं, उनके वादे खोखले हैं। वहीं दूसरी तरफ एमएलसी के चुनावों को लेकर आज मतदान चल रहा है। इसे लेकर राधा मोहन सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी चुनाव में एक तरफा जीत होगी। कैमरामैन अमीश के साथ संकेत मिश्रा, R9 टीवी, लखनऊ। बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड प्रवास में परिवर्तन हो गया है। अब वो पहले हरिद्वार आएंगे, मां गंगा से आशीर्वाद लेंगे और संतों का आशीष लेके चुनावी शंखनाद करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को देश के राज्यों में चुनाव को लेकर भ्रमण की शुरुआत नागालैंड से करनी थी, लेकिन अचानक बदले कार्यक्रम के तहत वे मां गंगा की धरती हरिद्वार से चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। मां गंगा के आशीर्वाद और संतों के आशीष से वे देवभूमि से के देहरादून पहुंचेंगे, जिसे लेकर बीजेपी की तैयारियां जोरों पर है। बदले कार्यक्रम के तहत 4 दिसंबर को हरिद्वार प्रवास के दौरान मंत्री और भाजपा विधायकों को स्वागत की जिम्मेदारी दी गई है। 4 दिसंबर को शांति कुंज प्रमुख डॉक्टर पन्ना पंड्या सहित कई नामी संतों से जेपी नड्डा मिलेंगे और सोमवार को जिला कार्यालय हरिद्वार में बैठक भी होगी। यानी अब 4 से 7 दिसंबर तक राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराखंड प्रवास पर रहेंगे। पहले उनका कार्यक्रम 5 से 7 दिसंबर तक देहरादून में तय था। राष्ट्रीय अध्यक्ष के देहरादून की ओर से रवानगी के दौरान नेपाली फार्म, रायवाला और शांति कुंज में जोरदार स्वागत किया जाएगा। जेपी नड्डा उत्तराखंड में संगठन को और मजबूत करने आ रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि वो मंत्रियों से अपने विभाग के एक एक करके उनसे रूबरू होंगे। जाहिर सी बात है, मंत्रियों की दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI ने उच्च शिक्षा राज्य मंत्री धन सिंह रावत के सरकारी आवास का घेराव किया है, जहां पुलिस के साथ उनकी जमकर धक्का मुक्की हुई है। छात्र निधि को अन्य कार्यों में खर्च किए जाने और अशासकीय महाविद्यालयों में अनुदान समाप्त करने के विरोध में आज NSUI कार्यकर्ताओं ने उच्च शिक्षा राज्य मंत्री के घर का घेराव किया और अपनी मांगों को लेकर मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। NSUI कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सरकार छात्रों के निधि को स्कूलों और अन्य कामों में खर्च कर रही है। स्कूलों को 4G किया जा रहा है, जबकि यह पैसा छात्र हितों के लिए जमा किया जाता है। इतना ही नहीं, अशासकीय महाविद्यालयों में अध्यापकों के वेतन के लिए दिए जाने वाला अनुदान भी समाप्त किया जा रहा है। इसलिए इसका वह जमकर विरोध कर रहे हैं। अगर उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो NSUI इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन शुरू करेगी। उत्तराखंड सरकार का दावा है कि सभी महाविद्यालयों को 4G नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। अब इसके लिए बजट कहां से आएगा, इसके विरोध में NSUI सड़कों पर उतर चुकी है। अज्ञात हमलावरों द्वारा बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। वहीं सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेज दिया है। दरअसल जनपद के नागल सोती थाना क्षेत्र के गांव गढ़वाल में आज सुबह तड़के घर पर सो रहे बुजुर्ग सुरेश सैनी को अज्ञात हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस हत्या के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस हत्या की जांच पड़ताल में जुट गई है। मौके पर पहुंचे SP डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने बताया कि अज्ञात हमलावरों द्वारा बुजुर्ग व्यक्ति को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। SP धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 3 टीम गठित कर दी है और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। हालांकि हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं लग सका है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस हत्या के आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाएगी। बिजनौर से कैमरामैन बबलू के साथ प्रमोद कुमार, R9 टीवी, उत्तर प्रदेश। 11 दिन से लापता वृद्ध का शव नदी में मिला। आपको बता दें, पूरा मामला फतेहपुर 84 का है, जहां पर 11 दिन पहले एक वृद्ध अपने घर से शाम के समय निकल गया था, जिसके बाद वह लौट के नहीं आया। उसके घर वालों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोग को शक के बिना पे उठाया था। मेन आरोपी की अगर बात की जाए, जिसकी निशानदेही पर शव बरामद किया गया, जो कि उन्नाव के फतेहपुर 84 क्षेत्र के कल्याणी नदी से बरामद हुआ। नगर पंचायत फतेहपुर 84 के मोहल्ला फिरोज नगर के निवासी शारदा सिंह, जो कि उम्र लगभग 73 साल है, जो कि 19 तारीख 2020 को शाम 5 बजे करीबन घर से निकले थे, जिसके बाद काफ़ी देर बाद वापस न लौटने के बाद उनकी खोजबीन चालू की गई। दूसरे दिन भी वह घर नहीं पहुंचे, जिससे अमित सिंह, उनके बेटे ने 20 तारीख को गुमशुदगी की थाने में रिपोर्ट लिखाई थी, जिसके बाद में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मुख्य आरोपी की निशानदेही पर शव को बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार रुपयों के लालच को लेकर वृद्ध की हत्या की गई थी। बता दें, इस पूरे मामले को लेकर परिजनों का साफ तौर से कहना है पुलिस ने लापरवाही अपनाई है, जिसकी वजह से मृतक की जान गई है। वहीं अगर बात की जाए तो इस पूरे मामले में 4 लोग के नाम सामने आए हैं आरोपियों में, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अभी 2 पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं।
अब ऐसे में देखना होगा कि उन्नाव पुलिस कब तक अपने इन दोनों को सलाखों के पीछे डालती है। उन्नाव से कैमरामैन आरिफ के साथ अश्वनी अवस्थी, R9 TV, उत्तर प्रदेश। आगरा थाना इत्मौद्दौला इलाके के यमुना ब्रिज रेलवे स्टेशन के पास देर रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लग गई, जिसकी आज सुबह इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। इस पूरे मामले में पुलिस ने एक धर्मेंद्र नाम के युवक को हिरासत में लिया है। पुलिस उस युवक से गंभीरता से पूछताछ कर रही है। तो वहीं परिजनों का आरोप है कि जिस युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया है, उस व्यक्ति ने ही मृतक आदिल की गोली मारकर हत्या की है। आगरा में देर रात एक युवक के गोली लगी है, जिसकी आज सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने थाना इत्मौद्दौला में एक व्यक्ति के खिलाफ नामजद और 2 अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दरअसल पूरा मामला थाना इत्मौद्दौला इलाके के यमुना ब्रिज क्षेत्र का है। देर यहाँ पर आदिल नाम के व्यक्ति को धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति अपने साथ उसके घर प्रकाश नगर से ले गया। कुछ देर बाद परिजनों को जानकारी हुई कि आदिल की गोली लगी है और उसे इलाज के लिए एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया है। सभी परिजन एसएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां आदिल को इलाज के लिए एक निजी अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन आज सुबह इलाज के दौरान आदिल की मौत हो गई। गोली कैसे चली अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन परिजनों ने धर्मेंद्र पर हत्या का आरोप लगाया है और नामजद तहरीर थाना इत्मौद्दौला में दी है। प्रथम दृष्टया रिवॉल्वर धर्मेंद्र की थी, उसी से गोली लगी है। फिलहाल पुलिस ने धर्मेंद्र को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और बाकी जो अन्य 2 अज्ञात साथी हैं, उनके लिए धर्मेंद्र से पूछताछ की जा रही है। अब सवाल उठता है कि आदिल के हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में कब तक होंगे। मृतक आदिल के परिजनों ने धर्मेंद्र के नाम से नामजद तहरीर दी है और उस तहरीर में 2 अज्ञात लोगों का भी जिक्र किया है। पुलिस ने धर्मेंद्र को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और पुलिस अब पूछताछ कर रही है कि गोली सिर्फ खेल खेल में लगी है या फिर हत्या के पीछे कोई और वजह। पुलिस इस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है। फिलहाल धर्मेंद्र को हिरासत में लिया है। अब सवाल ये उठता है कि धर्मेंद्र के साथ 2 लोग कौन थे और धर्मेंद्र ने ये गोली क्यों चलाई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 4 दिनों से किसान यूपी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। सुबह किसानों ने दिल्ली में जाने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली में भारी पुलिस फोर्स तैनात होने की वजह से किसानों को रोक लिया गया। पूरे देश में कृषि कानून के विरोध में किसान आंदोलन कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों से भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में यूपी बॉर्डर पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। आज भारतीय किसान यूनियन की तरफ से सुबह दिल्ली में बैरिकेडिंग तोड़कर जाने की कोशिश की गई, लेकिन दिल्ली में भारी पुलिस फोर्स तैनात होने की वजह से किसानों को दिल्ली बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। किसानों के समर्थन में अब अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने भी अपना समर्थन देना शुरू कर दिया है। आज अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने किसानों को अपना समर्थन दिया। आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद भी किसानों को अपना समर्थन देने पहुंचे। चंद्रशेखर का कहना है, अगर किसानों की मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। अब किसानों के समर्थन में अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने भी अपना समर्थन देना शुरू कर दिया है। आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद भी किसानों के बीच आए और अपना समर्थन दिया। सोनू खान, R9 TV, गाजियाबाद। राम मंदिर निर्माण को लेकर अनशन करने वाले महंत परमहंस दास एक बार फिर चर्चा का विषय बने हुए हैं। महंत परमहंस दास ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर मांग की है। साथ ही उन्होंने मांग की है कि 7 मांगों को अगर ना पूरा किया जाए तो इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाए। निर्माण को लेकर अनशन करने वाले महंत परमहंस दास एक बार फिर चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि इस बार महंत परमहंस दास ने इच्छा मृत्यु की मांग की है। दरअसल तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्रालय को पत्र लिखते हुए 7 सूत्रीय मांग की है और इस पत्र में लिखा है कि मांग पूरी न होने पर इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दें। वही महंत परमहंस दास 7 सूत्रीय मांगों में देश में धर्मांतरण कार्य रोकने, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने, जनसंख्या कानून लागू करने सहित शिक्षा को लेकर भी कई मांगे की हैं।
देश हित में 7 सूत्रीय मांगों को लेकर इच्छा मृत्यु मांगे जाने के बाद अयोध्या के जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। सभी शासन प्रशासन के आला अधिकारी महंत परमहंस दास को मनाने में जुटे हैं, लेकिन महंत परमहंस दास ने ये साफ कह दिया है कि अगर इन 7 मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता है तो इच्छा मृत्यु की अनुमति दें। अयोध्या से सत्यप्रकाश, R9 TV। प्रदेश के फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सगे देवर भाभी ने एक ही फांसी के फंदे पर झूलते हुए आत्महत्या कर ली और हमेशा के लिए अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया और दोनों पीछे छोड़ गए कई सारे अनसुने सवाल। यह रोती बिलखती तस्वीरें फतेहपुर के गाजीपुर थाना क्षेत्र की हैं, जहां सगे देवर भाभी ने फांसी लगाते हुए आत्महत्या कर ली और इस दुनिया से हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। वहीं गांव के लोगों का कहना है कि दोनों के बीच प्रेम संबंध थे। देवर की शादी तय होने के बाद से ही दोनों उदास रहते थे। वहीं परिजन इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि उनका बेटा देर रात ही कल वापस आया था उनके बहुत बुलाने पर, और सुबह जब उन्होंने उठकर देखा तो उनका छोटा बेटा और बड़ी बहू दोनों फांसी के एक ही फंदे पर झूल रहे थे, जिसके बाद परिवार के होश उड़ गए और उन्होंने आनन फानन पुलिस को सूचना दी। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंच दोनों शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। अब यह तो पुलिस की रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा कि ये आत्महत्या है या फिर साजिशन हत्या। फिलहाल 2 जवान मौतों से परिवार में मातम छाया हुआ है। कैमरामैन जिशान के साथ समीर अली, R9 TV, उत्तर प्रदेश। बरेली के थाना इज्जत नगर के नगरिया परिषद में उस समय हड़कंप मच गया जब एक सभासद ने एक दरोगा पर हमला कर दिया। बताया जाता है कि हमले में दरोगा की वर्दी फट गई। बरेली के थाना इज्जत नगर क्षेत्र के बैरियर बंद पर तैनात चौकी इंचार्ज कपिल आज अपने 2 साथियों के साथ किसी शिकायत के संबंध में सभासद के घर गए थे। इसी दौरान दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों में जमकर मारपीट हो गई। वहीं सभासद महेश राजपूत का कहना है कि उन्होंने चौकी इंचार्ज द्वारा अवैध खनन की शिकायत SSP से की थी, जिस वजह से चौकी इंचार्ज नाराज था। आज चौकी इंचार्ज उनके घर अपने 2 साथियों के साथ पहुंचा और उसने उनके साथ और परिवार के लोगों के साथ मारपीट के साथ बदसलूकी शुरू कर दी। घटना की जानकारी जैसे ही भाजपा के नेताओं को लगी तो वह भी मौके पर पहुंच गए। इस मौके पर शहर विधायक अरुण कुमार ने बताया कि वह मामले की शिकायत DIG के साथ ADG से करेंगे। वहीं प्रभारी SSP संसार सिंह ने बताया कि दरोगा के साथ सभासद ने मारपीट और उसकी वर्दी फाड़ी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और जल्द कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी SSP संसार सिंह ने बताया कि दरोगा किसी शिकायत के संबंध में सभासद के घर गए थे। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं SSP संसार सिंह का यह भी कहना है कि जैसे तत्व सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। कैमरा पर्सन पवन कश्यप के साथ मैं भीम मनोहर, R9 TV, बरेली। उत्तर प्रदेश सरकार अपराध रोकने के लाख दावे करती हो, लेकिन ये दावे जमीनी हकीकत पर कुछ और ही नजर आते हैं। ताजा मामला मथुरा के महावन थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला की दिन दहाड़े सर में गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बताया जा रहा है कि यह हत्या अवैध संबंधों के कारण की गई। किशन नाम के व्यक्ति द्वारा यह हत्या की गई है। मामला मथुरा के महावन थाना क्षेत्र के नगला खेमा रोड का है, जहां दिन दहाड़े एक महिला के सर में गोली मार दी जाती है। सिर में गोली लगने से 30 वर्षीय महिला शीला की मौके पर ही मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि यह हत्या किशन नाम के युवक ने अवैध संबंधों के चलते की गई। मृतक महिला जब अपनी सहेली के साथ अपने घर से लौट रही थी, तभी रास्ते में किशन नाम के युवक ने सर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद किशन मौके से फरार हो गया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई और लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने अवैध संबंधों के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। मृतका की सहेली के अनुसार मृतका और मृतका की सहेली कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में किशन नाम के युवक ने आकर मृतका के सर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है तथा हत्यारे की तलाश जारी कर दी है। फिरोजाबाद की पास्को कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें एक 8 वर्षीय मासूम बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने के बाद आरोपी को मौत की सज़ा सुनाई है। मामला थाना सिरसागंज के चंदपुरा गांव का है, जहां पर 17 मार्च 2019 को एक अबोध बालिका की 10 का नोट देकर खेतों में ले जाकर दुष्कर्म किया गया। उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पूरे मामले पे अब तक 11 लोगों की कोर्ट में गवाही हुई। गवाही के बाद पास्को एक्ट कोर्ट ने आरोपी युवक को मौत की सज़ा सुनाई है। गौर करने वाली बात यह है कि रिश्तों को शर्मसार करने वाला पूरा मामला इसमें सामने आया था, जिसमें मृतक
बच्ची का सगे ताऊ का बेटा ही आरोपी था। पूरे मामले में आरोपी के पिता ने अपने बच्चे को, अपने बेटे बंटी को अपना बेटा ही मानने से इनकार कर दिया है। राममोहन शर्मा, R9 TV, फिरोजाबाद। छत्तीसगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में शादी के जश्न में हुई हवाई फायरिंग, जिससे एक युवक को गोली लगने से घायल हो गया, जिसे जिला मुख्यालय पर निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद थाना क्षेत्र के अहमदाबाद गांव में शादी के जश्न में हवाई फायरिंग के दौरान गोली लगने से थाना निजामाबाद के सेमरा निवासी 28 वर्षीय संतोष यादव घायल हो गया। घटना के बाद शादी के माहौल में हड़कंप मच गया। आनंद फानंद में घायल को लेकर परिजन जिला मुख्यालय स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस जब जानकारी जुटाने लगी तो किसी ने किसी पर आरोप नहीं लगाया। हर्ष फायरिंग पर प्रतिबंध के बाद भी इस तरह की वारदात को लेकर पुलिस ने अपनी तरफ से अज्ञात के खिलाफ 307 की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस छानबीन में जुट गई है। हर फायरिंग की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंच गई। तहरीर ना मिलने पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।